नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज उत्तराखंड हिस्ट्री का ये 6 लेक्चर है जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे चंद राजवंश के प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य प्रशासन की, और साथ ही साथ चंद राजवंश में चंदों के शासनकाल में किस प्रकार की कर प्रणाली थी, न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी और दंड प्रावधान क्या थे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, और ये सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम चंद राजवंश के बारे में 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने चंद राजवंश के सभी राजाओं, सोमचंद से लेकर महेंद्र चंद तक सभी चंद वंश के राजाओं के बारे में काफी डिटेल्स में आपको बताया गया था। और आज हम इनके राज्य प्रशासन के बारे में, किस प्रकार से इनका राजकाज चलता था, वो सारा हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं चंदों की प्रशासनिक व्यवस्था से। अब देखो, जब कुमाऊं में चंद राजवंश का यहाँ पे शासन हुआ करता था तो उस समय राज्य का जो सर्वोच्च क्या होता, शासक होता था, वो क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। और राजा क्या होता? राज्य का प्रधान न्यायाधीश। क्योंकि जो भी राज्य में न्याय संबंधी मामले होते, न्याय कौन करता था? राजा करता था। तो इसलिए इसको कहा जा सकता है कि यह राज्य का प्रधान न्यायाधीश हुआ करता था। और साथ ही साथ राज्य की जो समूची भूमि वो किसके अधीन आती थी? राजा के अधीन आती थी। राज्य के 2 प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, दीवान और मंत्री। दीवान इसका सबसे विश्वसनीय अधिकारी हुआ करता था। रक्षा संबंधी मामले या जो भी अन्य महत्वपूर्ण मामले दीवान से वो परामर्श लेता था। और मंत्री दूसरा क्या होता? मंत्री होता। अब देखो, दीवान कौन होते? इनके दीवान होते थे जोशी। आपने हर्षदेव जोशी या शिवदेव जोशी, जयकृष्ण जोशी, इनके बारे में आपको पहले ही बताया गया है कि ये किन किन राजाओं के दीवान हुआ करते थे। तो दीवान कौन होते? चंद राजाओं के जोशी हुआ करते थे। और मंत्री इनके कौन हुआ करते थे? तो मेहरा और फरतियाल हुआ करते थे इनके मंत्री। अब देखो, जो राज्य है, राज्य इतना छोटा तो होता नहीं था। राज्य में क्या होते? बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे परगने, बहुत सारे क्या होते? गांव होते थे। और राजा पूरे गांव तक, हर गांव तक जा नहीं सकता है और हर गांव का राज्य प्रशासन नहीं संभाल सकता है। तो इसलिए राजा क्या करता था? प्रत्येक गांव में या प्रत्येक क्षेत्र में अपनी तरफ से एक प्रमुख अधिकारी रखता था जो उस गांव का, उस क्षेत्र का, उस परगने का क्या करता था? राज्य प्रशासन संभालता, उस गांव का प्रशासन संबंधी मामले देखता था। तो जानेंगे हम यहाँ पे कि राज्य से लेकर गांव तक किस प्रकार से चंद शासन काल में प्रशासन चलता था, राजकाज चलता था और गांव की व्यवस्था देखी जाती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चंद वंश में राज्य प्रशासन, यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से राज्य से लेकर गांव तक यहाँ पे व्यवस्था थी, न्यायिक व्यवस्था और जो भी अन्य मामले। तो सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य होता था, और राज्य का जो प्रधान या जो मुखिया होता था वो कौन होता? राजा होता। अब राज्य के अंतर्गत क्या आते थे? राज्य को बांटा गया यहाँ पे मंडलों में। और मंडल भी 2 प्रकार के हुआ करते थे। एक थे सामंतों के अधीन और दूसरा था राजा के अधीन। इसको आप एग्जाम्पल से इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मान जो राज्य है वो आज क्या है? केंद्र सरकार है, ठीक है। यहाँ पे केंद्र, राज्य सेंटर में हो गया। राज्य को बांटा गया है मंडल। जिस प्रकार से आज राज्यों को बांटा गया है उस प्रकार से वहां पे मंडलों को बांटा गया था। अब देखो, जो मंडल भी यहाँ पे 2 प्रकार के हैं। एक है राज्य के अधीन। तो जिस प्रकार से आज क्या है, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में शासन किसका रहता है? केंद्र सरकार का रहता है। तो उस समय भी जो राज्य के अधीन मंडल हुआ करते थे, यहाँ पे शासन का कार्यभार कौन संभालता था? ये किसकी निगरानी में होता? यहाँ पे राज्य प्रशासन, तो वो राजा की निगरानी में होता था। लेकिन जो सामंतों के अधीन थे, यहाँ पे प्रत्येक मंडल में क्या होता था? सामंत होते थे। और ये सामंत किसके अधीन होते थे? राजा के अधीन होते थे, यानी राज्य के अधीन होते थे। जैसे आज राज्य की अगर हम बात करें, यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन मेन कौन है? मेन तो केंद्र सरकार है जो सेंट्रल में बैठी हुई है। तो सामंतों के अधीन ये मंडल, ये सामंत भी यहाँ पे मंडलों में क्या करते? शासन व्यवस्था देखते थे। लेकिन ये भी किसके अधीन आते थे? राजा के अधीन आते थे। तो राज्य को बांट गया है मंडल में, और मंडल भी यहाँ पे 2 भागों में बटे थे, सामंतों के अधीन मंडल और राजा के अधीन मंडल। उसके बाद मंडलों के अंतर्गत बहुत सारे देश आते थे। देश यहाँ पे कौन कौन हुआ करते उस समय? जैसे तल्ला देश हो गया, मल्ला देश। तल्ला देश मतलब इधर का देश और मल्ला देश उधर का देश। मतलब यहाँ पे इस प्रकार से सीमाओं का विभाजन किया गया था ताकि, क्योंकि राज्य तो इतना बड़ा होता था, ताकि मतलब कुल मिला के एक व्यवस्था बन सके प्रशासन की, प्रशासनिक व्यवस्था का यहाँ पे एक अच्छी तरीके से इनको बांटा गया था क्षेत्रों में। तो मंडलों को यहाँ पे देशों में बांटा गया था। तल्ला देश हो गया, मल्ला देश हो गया, पर्वत डोटी देश, ये देश जो कि संबंधित थे चंद राजवंश से। देशों को फिर यहाँ पे परगनों में बांटा गया था। अब देखो, परगनों का जो प्रशासक होता, यानी परगनों में प्रशासनिक व्यवस्था कौन संभालता था? तो वो कहलाता है सीकदार।
ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर अब पूछे जाने लग गए हैं कि चंद राजवंश में परगने का प्रशासक कौन हुआ करता था, तो उसे कहा जाता था सीकदार। यह होता परगने का अधिकारी या प्रशासक। अब जो सीकदार है इसको हम क्या कहते हैं, इसको सरीदार भी कहा गया है कई जगह, ठीक है, सरीदार या सीकदार। उसके बाद परगने के अंतर्गत आते गर्ख। परगनों को फिर कई भागों में परगने, अब जैसे ये परगना है, ठीक है, ये हो गया आपका परगना। परगने के अंतर्गत बहुत सारे गर्ख आ गए, ये हो गया गर्ख। तो परगने के अंतर्गत आ गए गर्ख, और गर्ख का प्रशासन कौन संभालता, गर्ख का अधिकारी कौन होता था, नेगी होता था। नेगी ये क्या करता, जैसे शोर का नेगी शिरोमणि जोशी, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो गर्ख का जो प्रशासन व्यवस्था देखता था वो कौन देखते थे, नेगी देखते। और फिर गर्क के अंतर्गत आए थे बहुत सारे गांव, और गांव का प्रशासन कौन संभालता, सयाना संभालता। जो सयाने के अंतर्गत, देखो सयाने के अंतर्गत आते बहुत सारे गांव, ठीक है, मतलब 4-5 गांव आ गए सयाने के अंतर्गत, और प्रत्येक गांव में एक एक प्रधान की नियुक्ति की जाती थी। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रधानों की नियुक्ति सर्वप्रथम किस शासनकाल के, किसके शासनकाल से या किस राजवंश के राजाओं ने शुरू की, तो वो की चंद वंश के राजाओं ने। तो प्रत्येक गांव में इन्होंने प्रधान नियुक्त किए, और प्रधान के अंतर्गत भी 2 अधिकारी हुआ करते थे, कोटाल और प्रहरी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सयाने के बारे में समझ लेते हैं। जो सयाना हुआ करता था इसको क्या कहते हैं, इसको बुढ़ा भी कहते थे, ठीक है, मतलब एक कोई सीनियर आदमी ये क्या होता, सयाना बनता था, बुढ़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको बुढ़ा भी कहा गया है, और दारमा जोहार घाटी में इसको बूढ़ा कहा गया है, जबकि पाली और सल्ट जो क्षेत्र था कुमाऊं का, वहां पे इसे सयाना कहा जाता था। सयाना क्या होता, गांव का प्रमुख न्यायाधीश होता था। मतलब 4-5 गांव में जो भी कोई ऐसे न्यायिक मामले आ गए हैं, कोई भी केस आ गया है, तो वो फिर सयाने के पास जाते, पंचायत बैठती थी, और सयाना वहां पे क्या करता था, न्याय व्यवस्था देखता था, न्याय करता था। अब देखो ये सयाना मीटिंग कहाँ करते थे, तो प्रत्येक गांव में या 2-4 गांव में क्या होता है, एक बूढ़ा चौरा होता था। आज भी आपने देखोगा एक गोल चबूतरा होता है प्रत्येक गांव में लगभग, या 2-3 गांव को मिला के बूढ़ा चौरा इसको कहते थे। यहाँ पे बूढ़ा है सयाना बैठता था, और जो भी न्याय संबंधी मामले होते हैं, जो भी कोई मुद्दा आ चुका है ऐसा जिस पर पंचायत बैठती थी, तो सयाना इस बूढ़े चौरे में बैठकर क्या करता था, न्याय करता था। अब जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सयाना के अंतर्गत लगभग 3 या 4 गांव आते। कितने गांव आते सयाने के अंतर्गत, 3 या 4 गांव आते। और इन प्रत्येक गांव का क्या होता, एक प्रधान होता था। यानी प्रधान किसके अंतर्गत आता था, सयाना के अंतर्गत आता था। प्रधान के अंतर्गत यानी ये प्रधान क्या करता, प्रत्येक गांव में होता, और प्रत्येक गांव के मामले कौन देखता था, प्रशासन कौन देखता, प्रत्येक गांव का प्रधान देखता था। प्रधान के अंतर्गत भी 2 अधिकारी आए थे, कोटाल और प्रहरी, ये आते प्रधान के अंतर्गत। अब वो कोटाल क्या करता था, कोटाल का मुख्य कार्य था ये गांव के हिसाब किताब रखता था। जैसे आज मुनीम होता है, हिसाब किताब रखता है, तो वैसे उस समय कोटाल हुआ करता था। तो कोटाल गांव के लगान विषयक हिसाब किताब रखता था। और प्रहरी का क्या कार्य होता, गांव की सुरक्षा, गांव की चौकीदारी और अनाज एकत्र करना, यानी कर के लिए अनाज एकत्र करना। और गांव की चौकीदारी कौन करता था, तो प्रहरी करता था। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे चंद राजवंश का इस प्रकार से राज्य से लेकर गांव तक किस प्रकार से इन्होंने एक प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया था। प्रत्येक गांव में प्रधानों की जो नियुक्ति करने का श्रेय जाता है वो चंद राजवंश को ही जाता है। यहीं से शुरू हुआ था प्रत्येक गांव में प्रधान रखने की जो परंपरा चली थी। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से, एक बार दोबारा आप देखो, राज्य के अंदर मंडल आते थे। मंडल में एक सामंतों के अधीन, एक राजा के अधीन। मंडल के अंतर्गत फिर देश आते थे। देशों को भी परगनों में विभाजित किया गया था। परगने जिसका प्रशासक कौन होता था, सीकदार होता था या सरीदार होता था। और परगनों को भी फिर गर्ख में विभाजित किया गया था। और गर्ख का जो प्रशासक या अधिकारी होता था वो नेगी हुआ करता था। गर्ख को भी फिर गांव में बांटा गया था, 4-5 गांव का या 3-4 गांव का एक सयाना हुआ करता था। और सयानों के अंतर्गत भी क्या आते, प्रधान आते थे, जो कि प्रत्येक गांव में एक प्रधान हुआ करता था। प्रधान के अंतर्गत कोटाल और प्रहरी आते थे। कोटाल हिसाब किताब संबंधी मामले संभालता था और प्रहरी वहां पे चौकीदारी करता था गांव की, प्रहरी करता था और अनाज एकत्र करता था कर के लिए। तो ये तो हो गई चंद राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे चंद राजवंश से संबंधित कुछ प्रमुख पद हुआ करते थे जो कि प्रशासन से संबंधित हुआ करते थे। तो इनमें जैसे थातवान हो गए, सेजाली, कैनी, छयोड़ी। कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि थातवान का संबंध किससे है, या सेजाली क्या है, कैनी क्या है, छयोड़ी क्या है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि काफी डिटेल्स में आपको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो।
हमारी तरफ से यही कोशिश रहती है। और साथ ही साथ इसका डिटेल्स वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से डिटेल्स में आप इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। और वैसे आपको वीडियो में काफी डिटेल्स में हर चीज यहाँ पे बताई जा रही है। अब देखो दोस्तों, थातवान क्या है इसको समझते हैं पहले। तो राजा जैसे गूंठ या विष्णु प्रीत में क्या देता था, भूमि दान करता था। यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूं आपको, और यहाँ से आपको नोट करना है, गूंठ या विष्णु प्रीत। राजा जिस व्यक्ति को गूंठ या विष्णु प्रीत में भूमि दान देता था उसे कहते हैं थातवान। अब ये गूंठ, देखो गूंठ भूमि क्या होती है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, गूंठ भूमि वह भूमि होती है जिसे राजा मंदिरों के लिए दान देता था। और उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होगा वो कहाँ लगेगा, मंदिरों में जाएगा। मंदिरों के जो भी वहां पे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा या मंदिरों के कार्य कराए जाएंगे उस अनाज से, उस अनाज को बेचकर। तो वो मतलब गूंठ भूमि किसको समर्पित कर दी जाती थी, मंदिरों के लिए दी जाती है। और अगर गूंठ भूमि किसी व्यक्ति को दान दी गई है तो उस व्यक्ति को कहते थे थातवान। और यहाँ पे ऐसा है कि मतलब राजा उस व्यक्ति को भूमि दान करता था जिसे गूंठ भूमि कहते थे, या विष्णु प्रीति में, मतलब कुल मिला के राजा प्रेमवश जिसको क्या कर रहा है, भूमि दान कर रहा है। और जिस व्यक्ति को यह भूमि दान की जाती थी उस व्यक्ति से उस भूमि पर कर नहीं लिया जाता था। और बिल्कुल लिखित में यहाँ पे ताम्र पत्र में लिखा जाता था कि ये भूमि अब इस व्यक्ति की हो गई है। उस राजा ने इस व्यक्ति को ये भूमि क्या है, गूंठ या विष्णु प्रीति में दी है। और उस व्यक्ति को जिसको भूमि मिली है उसे कहते हैं थातवान। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, थातवान उसे कहते हैं जिसको राजा ने गूंठ या विष्णु प्रीति में भूमि दान की है। तो इस भूमि पर बिल्कुल इसका अधिकार था, इस भूमि पर कर नहीं दिया जाता था राजा द्वारा। दूसरा आता है यहाँ पे सेजाली। ये क्या होता है, ये वो व्यक्ति होता था जो राजा के जो भी सामान होते हैं, निजी सामान होता था राजा का, शस्त्र अस्त्र, वो संभालने का कार्य कौन करता था, सेजाली करता था। उसके बाद आता है यहाँ पे छयोड़े। ये होते थे घरेलू नौकर। घरेलू नौकरों को क्या कहा जाता था उस समय, छयोड़े कहा जाता था। तो ये तो हो गए यहाँ पे जो कुछ प्रमुख पद हुआ करते थे चंद शासनकाल में। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे चंदों की न्याय प्रणाली किस प्रकार की थी। तो न्याय प्रणाली संबंधित पहले कचहरी या न्यायालय होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 प्रकार की कचहरी या न्यायालय हुआ करते थे, न्योवाली, बिष्ठाली और पंचनवीसी। अब देखो जो न्योवाली और बिष्ठाली है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो चंद शासक था लक्ष्मी चंद, इसने न्योवाली और बिष्ठाली नामक 2 कचहरियों की स्थापना की। तो न्योवाली और बिष्ठाली कचहरियों की स्थापना किसने की, लक्ष्मी चंद नामक शासक ने की थी। ये न्योवाली जो होती ये होती आपकी समस्त जनता के लिए, समस्त जनता के जो भी मामले देखता था, मतलब जो भी मामले देखे जाते थे वो न्योवाली कचहरी में देखे जाते थे। जबकि जो बिष्ठाली कचहरी होती थी यहाँ पे सैनिक मामले देखे जाते थे। कौन से मामले देखे जाते थे दोस्तों, सैनिक मामले। और जो ये पंचनवीसी कचहरी हुआ करती थी इसको पंचायती कचहरी भी कहते हैं, पंचायती कचहरी। तो देखो यहाँ पे तीनों को समझो। न्योवाली यानी समस्त जनता से संबंधित जो भी मामला होगा, जो भी राजा के पास जाएगा वो न्योवाली कचहरी में उसको उसकी सुनवाई होती थी। बिष्ठाली कचहरी जो कि सैनिक मामले होते हैं, राजा के पास जाते हैं, उन्हें बिष्ठाली कचहरी में सुना जाता था। जबकि पंचनवीसी ये पंचायती कचहरी होती थी प्रत्येक गांव में, मतलब 2-3 गांव को मिलाकर एक पंचायत हुआ करती थी और वहां पे ये पंचनवीसी कचहरी हुआ करती थी। इसको 4 थान भी कहते हैं, ठीक है, 4 थान। पंचनवीसी या पंचायती कचहरी को क्या कहते हैं, 4 थान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे सजा और दंड का प्रावधान किस प्रकार था। तो जो दंडाधिकारी होता, जो दंड देता था उसे दंडे कहते थे। दंडाधिकारी को क्या कहते हैं, यहाँ पे दंडे कहा जाता था। और फांसी की सजा जैसे आज दी जाती है फांसी की सजा, इस समय इस प्रकार की फांसी की सजा नहीं दी जाती थी, बल्कि पेड़ पर लटकाकर दी जाती थी। यहाँ पे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाया जाता था, वहां पे जो पेड़ होता था वहां पे फांसी में लटकाया जाता था, यानी पेड़ पर लटकाकर फांसी की सजा दी जाती है। और फांसी जिस ऊंचे पहाड़ में दी जाती थी उसे सूली का डांडा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सूली का डांडा। यानी सूली पर जिस डांडे में चढ़ाया जा रहा है उसे सूली का डांडा कहा जाता था। अब देखो दंड प्रावधान कैसे कैसे होते थे। यहाँ पे चंद शासन जो प्रणाली थी वहां पे दंड प्रावधान किस प्रकार के हुआ करते थे। तो इनके कुछ प्रमुख दंड प्रावधान है, जैसे गोलादीप हो गए, तराजू दीप, कढ़ाई दीप, जल का दीप, तीर का दीप और मंदिर दीप। ये कुछ प्रमुख दंड प्रावधान हुआ करते हैं और ये दंड प्रावधान गोरखा शासन तक चले थे। अब देखो गोल का दीप क्या होता है, गोल दीप क्या होता है, गोला दीप, यहाँ पे एक लोहे की गर्म छड़, इसको हाथ में जो अपराधी होता उसके हाथ में दिया जाता था। अगर उसके हाथ जल गए उस गर्म छड़ से
तो कुल मिला के वो अपराधी माना जाता था, और अगर नहीं जले तो वो अपराधी नहीं माना जाता था। तो किस प्रकार के कुछ भयंकर यहाँ पे दंड प्रावधान रखे गए थे। दूसरा था यहाँ पे तराजू दीप। इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप है उसको एक तराजू में उसको तोला जाता था, और अगले दिन फिर उसको तोला जाता, जैसे जिस दिन उसको तोला गया पहले, ठीक है, मापा गया, उसको 50 केजी उसका वेट निकला, और अगले दिन फिर यदि उसका वेट बढ़ता था तो इसका मतलब वो निरपराध है। और अगर उसका वेट गलती से 48 केजी या 49 केजी यानी 50 से कम आ गया तो उसको वहां पे क्या है, अपराधी घोषित किया जाता था। तो अगर वेट घट गया तो अपराधी है, और वेट बढ़ गया तो क्या है, वो अपराधी नहीं है। कढ़ाई दीप में क्या होता, तो कढ़ाई दीप में जो तेल की गर्म कढ़ाई में हाथ डाले जाते थे अपराधी के, अगर उसके हाथ जल गए तो वो अपराधी क्या है, वो अपराधी माना जाता था। लेकिन अगर उसके हाथ नहीं जले तो इसका मतलब वो निरपराध है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दंड प्रावधान हुआ करते थे। दूसरा आता है यहाँ पे जल का दीप। इसमें क्या होता, जो अपराधी है और निरपराधी, माना दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो पक्ष हैं, तो दोनों पक्षों में से एक एक व्यक्ति को जल में डाला जाता। जो व्यक्ति जीवित बचा वो निरपराधी माना जाता, उस पर अपराध नहीं लगता था, और जो डूब गया मर गया यानी वो अपराधी है। तीर का दीप, इसमें क्या होता, जो व्यक्ति अपराधी है इसको भी जल में डाला जाता था, और दूसरे व्यक्ति को एक वहां पे तीर फेंका जाता था और उसको उस तीर को लाने के लिए भेजा जाता था। तो अगर वो व्यक्ति तीर को लाके आ गया तब तक वो जो पानी में डाला हुआ है व्यक्ति वो जीवित बच गया, तो इसका मतलब वो निरपराध है। और एक अन्य प्रावधान यहाँ पे मंदिर दीप, ये आजकल भी कई जगह देखने को मिलता है, पहाड़ों में या पहाड़ी क्षेत्रों में। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है जिसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो भगवान की शरण में जाता है, मंदिर में जाता था और मंदिर पर प्रार्थना करता था। और कई व्यक्ति ऐसे भी हैं कि मतलब जैसे अगर भूमि विवाद है तो भूमि की मिट्टी ले जाते हैं वहां पे, या कुछ पैसे रखते हैं। तो जिस व्यक्ति के साथ सचमुच अन्याय हुआ है और जिस व्यक्ति ने अन्याय किया है उसके घर में कोई ना कोई व्यक्ति मर जाता था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसी प्रथा थी उस समय भी, और आज भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिलती है अभी भी पहाड़ों में। तो मंदिर दीप, गोला दीप, तराजू दीप, कड़ाई दीप, जल का दीप, तीर का दीप, ये प्रमुख दंड प्रावधान होते थे चंद राज्य प्रशासन में। अब देखो भू राजस्व नीति इनकी क्या हुआ करती थी चंद राजाओं की। तो कुछ प्रमुख शब्द है यहाँ पे, टर्म है यहाँ पे जो कि भू राजस्व से संबंधित है। थातवान मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। राजा जिसे रोत या गूंठ या विष्णु प्रीति में जमीन देता था जिस व्यक्ति को, उसे थातवान कहते थे, और उस जमीन पर इस व्यक्ति से कर नहीं लिया जाता था। खाए कर, खाई हुई जमीन पर कर लेने वाला। देखो राजा इसको भी जमीन देता, लेकिन इसको जमीन क्यों देता, कि वो उस पर उपज पैदा करे और उस जमीन का उपज का कुछ भाग कर के रूप में लौटा दे, तो उसे कहते हैं खाई कर। यानी खाई जमीन पर, खाई जमीन पर राजा द्वारा दी गई खाई जमीन पर, मतलब जिस जमीन पर वो उत्पाद कर रहा है उस जमीन से वो खा रहा है, तो खाई जमीन पर कर देने वाला क्या कहलाता था, यहाँ पे खाई कर कहलाता था। और ये व्यक्ति अनाज के रूप में, अनाज प्लस नगद, ठीक है, दोनों रूप में ये व्यक्ति क्या देता था, कर देता था। अनाज के रूप में भी और नगद रूप में भी पैसे भी देता था। कहने ये होते भूदास जो जमीन पर क्या करते हैं, खेती करते थे, काम करते थे। गल्ला छाड़ा क्या होता, उपज का छठवां भाग कर के रूप में लिया जाता था, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे उस समय गल्ला छाड़ा कहा जाता था। और भूमि मापक पैमाने जो प्रमुखतः यूज किए जाते हैं सामान्यतः नाली, जूली, विसा, पालो और मसा। इस प्रकार के टर्म कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में बन सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी भूमि मापक पैमाना चंद राजवंश में या चंद शासनकाल में प्रयोग किया जाता था। तो आपको नाली, जूली, विसा, पालो, मसा इस प्रकार से इनको याद करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे चंदों के समय लिए जाने वाले प्रमुख कर कौन कौन हुआ करते थे। लगभग 36 कर, जिन्हें छत्तीसी के नाम से जाना जाता था चंद शासन में, ये 36 कर हुआ करते थे। और इससे मतलब इंपोर्टेंट 36 कर हुआ करते हैं, और इससे भी अन्य कुछ कर हुआ करते वैसे। तो एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। नंबर 1 सिरतान कर या सिरती कर। ये हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है कि जो सिरतान कर या सिरती कर वो किस प्रकार का कर था। अनाज के रूप में उसको दिया जाता, नगद कर था। तीसरा ऑप्शन था कि अनाज और नगद दोनों रूपों में, और चौथा कोई एक अन्य ऑप्शन था। तो वहां पे सही आंसर क्या था, सिरतान कर या सिरती कर, जो कि नगद रूप में दिया जाता था। ठीक है, तो सिरतान कर या सिरती कर ये दिया जाता नगद रूप में। दूसरा यहाँ पे जूलिया कर या सांगा कर, ये लगता नदी के पुल पर लिया जाता था। जैसे राजा ने क्या बना दिए, नदियों पे पुल बना दिए, तो वहां पे एक आदमी को रखता था राजा, तो जो भी उस पुल का प्रयोग करता था आने जाने में, वो उस समय क्या देता था, कर देता था, कुछ पैसे देता था, जिसे जूलिया कर या सांगा कर कहा जाता था। तो नदी के पुल पर लगने वाला कर क्या है, जूलिया कर या सांगा कर है। तीसरा यहाँ पे रखिया कर या रक्षा कर, रक्षाबंधन पे।
ठीक है, राखी के त्योहार पे, रक्षाबंधन पर और जनेऊ संस्कार के समय वसूला जाता था ये कर, जिसे रक्षा कर या रक्षा कर कहा जाता था। उस समय क्या होता है, जो भी त्योहार होते तो किसी न किसी त्योहार में राजा को क्या भेजा था, कर भेजा जाता था। तो रक्षा कर ये भेजा जाता था रक्षाबंधन के अवसर पर। चौथा यहाँ पे भेंट कर, राजा व राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट। ठीक है, तो ये हो गया भेंट कर। मांगा कर, तो ये युद्ध के समय लिया जाता था। माना सपोज युद्ध छिड़ गया राज्य में, तो राजा के पास सैनिकों को या सेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेना को और बढ़ाने के लिए राजा फिर जनता से कर मांगता था, जिसे मांगा कर कहते हैं। तो यानी युद्ध के समय जनता से मांगा जाने वाला कर मांगा कर कहलाता था। कमीनचरी और सयानचरी, तो सयानों को भी देय कर होता, मतलब जो सयाना होते वो क्या करते, गांव में पंचायत करते थे, तो सयानों को भी यहाँ पे कर दिया जाता था, जिसे कमीनचरी और सयानचरी के नाम से जाना जाता है। सातवां यहाँ पे डाला कर, सयानों को अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर। ठीक है, तो एक तो सयानों को ये नगद कर दिया जाता है, कमीनचरी और सयानचरी, और एक अनाज के रूप में भी सयानों को कर दिया जाता था, जिसे डाला कर कहा जाता था। आठवां यहाँ पे सीकदार नेगी, तो परगना अधिकारी को जो कर दिया जाता था उसे कहते हैं सीकदार नेगी। सीकदार का अधिकारी कौन होता था, परगना देखो हाँ, परगना का अधिकारी कौन होता, सीकदार होता, आपको पहले ही बताया गया है। जैसे ऊपर जाते हैं थोड़ा यहाँ पे स्लाइड में, देखो यहाँ पे परगने का प्रशासक सीकदार। तो सीकदार को जो कर या कर को नेग भी कहते हैं उस समय, सीकदार को जो कर या नेग दिया जाता था उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे सीकदार नेगी कहते हैं। ठीक है, तो परगना अधिकारी को दिया जाने वाला कर सीकदार कहलाता है या सीकदार नेगी कहते हैं। नवा यहाँ पे गरखा नेगी, तो गरखा अधिकारी को जो दिए करे उसे गरखा नेगी कहेंगे। तान कर, तान का मतलब होता है तन, तन को ढकने वाला यानी कपड़े, तो सूती और ऊनी वस्त्रों यानी कपड़ों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर। ठीक है, ये होता तान कर। ठीक है, यानी कपड़ों पर लिया जाने वाला कर। जो भी व्यक्ति कपड़ों से संबंधित क्या करते, व्यापार करते थे, सूती और ऊनी वस्त्रों को बुनते थे, व्यापार करते थे, तो उन व्यक्तियों से जो कर लिया जाता था उसे कहते हैं तान कर। 10 कर हो गया। 11 यहाँ पे घी कर, तो घी के रूप में लिया जाता या घी बेचने वालों से लिया जाता था, जो क्या करते, घी का व्यापार करते थे, उनसे कौन सा कर लिया जाता था, घी कर लिया जाता था। नेक्स्ट कर यहाँ पे मोकर। देखो मोकर क्या लिया जाता था, प्रत्येक परिवार से यानी हर परिवार से लिया जाने वाला कर। ये देखो मो क्या होती है, आजकल मैं गढ़वाल की अगर बात करूं, कुमाऊं का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन गढ़वाल में प्रत्येक परिवार को आज भी मो कहते हैं गांव में, 1 मो 2 मो इस प्रकार से। ठीक है, अगर जैसे हम जाते हैं ना, जैसे क्या होता है कि किसी के घर निमंत्रण देना होता है शादी समारोह में, तो ऐसा बोलते हैं कि प्रत्येक मो को निमंत्रण देना जरूरी है, तो मो प्रत्येक परिवार को कहा जाता है। तो हर परिवार से लिया जाने वाला कर मोकर कहलाता है। अगर कुमाऊं में भी ऐसा है तो कुमाऊं वाले बता सकते हैं यहाँ पे कमेंट में। तो आगे यहाँ पे 13वां जो कर है वो है गाय चराई कर। गाय चराई कर ये गाय चराने वालों से लिया जाता था। अब देखो जो गाय चराने वाले होते हैं, ये गाय को कहाँ चराते हैं, भूमि पर चराते थे। और भूमि किसकी थी, भूमि का मालिक कौन था उस समय, राज्य की संपूर्ण भूमि का मालिक होता था राजा। तो इसलिए राजा क्या करता था, गाय चराने वालों से भी गाय कर या गाय चराई कर लेता था। भैंस कर ये लिया जाता प्रत्येक भैंस से, जिसकी जितनी भैंस है उससे उतना कर। 15 यहाँ पे भात कर, तो भात की दावत, कोई भी समारोह हो गया वहां पे भात की अगर दावत है तो वहां पे उसमें लिया जाने वाला कर भात कर कहलाता था। व्यापार कर, तो ये बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। बुनकर जो कि बुनाई का काम करते थे, व्यापार करते थे, तो इनसे व्यापार कर लिया जाता था। 17 यहाँ पे खानों कर, तो खानों से जो सोने और तांबे की खानों में काम करते थे, तो खानों से सोना तांबा निकालने वालों पर लिया जाने वाला कर जो होता था उन्हें खानों कर कहलाता था। 18 यहाँ पे जंगलात कर। जंगलात कर क्या होता, जंगलों का उपयोग करने वालों से लिया जाने वाला। अब देखो उस समय क्या होता है कि जंगलों का जैसे लोग उपयोग कर रहे हैं, और जंगल भी किसके अधीन आते थे, राजा के अधीन आते थे। तो अगर आप जंगलों का उपयोग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जंगलात कर देना होगा। आजकल आपने देखा होगा गांव में भी ये व्यवस्था है कि जो जंगल होते हैं प्रत्येक गांव के क्या होते हैं, कुछ जंगलों को क्या रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, और वहां पे जरूरत पड़ने पर अपने गाय भैंसों के लिए वहां पे चारे के लिए जाते हैं, या ठंड में लकड़ियों के लिए जाते हैं वहां पे। और फिर क्या करते हैं, प्रत्येक गांव वहां पे एक चौकीदार रखता है, उसको सैलरी देने के लिए प्रत्येक गांव क्या करता है, पैसे इकट्ठा करता है। तो आज तो हम सीधे कहते हैं ये पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, तो उस समय इसको क्या कहा जाता, कर कहा जाता, क्योंकि ये जंगलों की सुरक्षा के लिए राजा क्या करता था, कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों को नियुक्त करता था और उनके लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो इसलिए राजा जंगलात कर लेता था जनता से।
तो जंगलों का उपयोग करने वालों से लिया जाने वाला कर जंगलात कर। उसके बाद न्योवाली कर, तो न्याय पाने के लिए दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? न्योवाली कर। न्योवाली कर जो कि जनता के समस्त मामले किस कचहरी में देखे जाते थे? न्योवाली कचहरी में देखे जाते थे। तो इसलिए यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को न्याय पाना है तो वहां पे इसको कर देना पड़ता था। 20वां कर है यहाँ पे जगरिया कर। तो जो जागर लगाने वाले पुजारी थे, तो जब जागर लगाते तो इनको पैसे मिलते थे, और फिर इस पैसे से ये कुछ पैसे किसको दे जाते? कुछ कर इनको देना होता था राजा को, प्रशासन को। तो जगरिया कर जागर लगाने वाले पुजारियों से लिया जाता था। रोत्या देवल्या, राज परिवार की देवी देवताओं की पूजा के नाम पर जो लिया जाता कर, उसे उस समय रोत्या देवल्या कर के नाम से जाना जाता था। 22 यहाँ पे भांग कर। तो ये लगता था घराटों पे, घराट जहां पे आटा पीसा जाता था, तो वहां पे कौन सा कर लगता था? भांग कर लगता था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 23वां पहरी या पोरी कर। तो प्रहरी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रशासनिक व्यवस्था में प्रहरी प्रत्येक गांव का एक प्रहरी होता, प्रधान के अंतर्गत आता था। तो राजधानी और गांव की रखवाली करने वालों को जो दिया जाने वाला कर था, यानी प्रहरी को जो दिया जाने वाला कर था, उसे पोरी कर या पहरी कर के नाम से जाना जाता था। काफी अच्छे से मैं आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप एक बार समझ के, यानी शब्द समझ के ही आप वहां पे उसको आंसर कर दो। जैसे प्रहरी है, सीधे प्रहरी को दिया जाने वाला कर। बेकर, अनाज के रूप में दिया कर होता था बेकर। कुछ कुछ टर्म ऐसे हैं, जैसे ये एग्जाम में पूछा गया था, क्यों सिरतान कर, क्योंकि ये शब्द से नहीं लग रहा है कि ये नगद कर होगा। तो कुछ कुछ टर्म ऐसी है, अधिकांश कर तो ऐसे हैं कि जो शब्द से ही लग जाएंगे कि ये किससे संबंध है, लेकिन जो आप शब्दों से आप जिनको समझ नहीं पाओगे वो आपको यहाँ पे नोट करने हैं, उनको अलग से एक बार नोट करना है और उनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है कि ये किससे समझ कर है, उसको समझने का प्रयास करना है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे नॉर्मल कर नहीं पूछेंगे, ठीक है। जैसे जंगलात का ये सभी को पता है, जंगलों का उपयोग करने वाले पे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। एग्जाम में भी अच्छे से सोच समझ के ही क्या बनाता है, पेपर बनाता है। आगे यहाँ पे 25वां कूत कर। तो नगद के बदले अनाज के रूप में जो दिया कर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। माना किसी व्यक्ति के पास क्या है, नगद नहीं है, सिरतान कर जो होता है वो नगद कर होता। अगर किसी व्यक्ति के पास नगद पैसे नहीं है और वो नहीं चुका सकता है, तो उससे अनाज के रूप में कर लिया जाता था, जिसे कूत कर के नाम से जानते हैं। 26वां यहाँ पे कटक कर। तो ये सेना के लिए लिया गया कर। कटक सेना आपने चंद राजोत्सव में पढ़ी है, मैंने आपको बताया है कटक सेना, तो उसी से आपको ध्यान रखना है कि सेना के लिए जो लिया गया कर है उसे कटक कर भी कहते हैं। उसके बाद 27वां कर आता है यहाँ पे स्यूक कर। तो जो स्यूक कर लिया जाता था राज्य सेवकों के लिए लिया गया कर, यानी जो राज्य के अंतर्गत जो भी सेवक आते थे, जो राजाओं की सेवा करते थे, महारानियों की सेवा करते थे, तो उनके लिए जो लिया जाने वाला कर, उनकी तनख्वाह या उनकी सैलरी देने के लिए जो कर लिया जाता था उसे स्यूक कर कहते थे। 28वां है बजनिया कर, यानी जो नर्तक हो गया, नर्तकिया हो गई, ये जो नगाड़े बजाते थे, दुदुम्बी बजाते थे, उनके लिए लिया जाने वाला कर बजनिया कर कहलाता था। तो 28वां हो गया बजनिया कर। ये किससे लिया जाता था? जो दुदुम्बी बजाते थे, नगाड़े बजाते थे। चौपदार कर, राजा के व्यक्तिगत वस्तुओं को ढोने वाला, जैसे तलवार हो गई, ढाल, इनको ढोने वाले व्यक्ति के लिए लिया जाने वाला कर चौपदार कर कहलाता था। 30वां कर यहाँ पे रंतगली कर, ठीक है, ये लेखक को दिया कर। प्रत्येक गांव में जो भी हिसाब किताब रखता था या जो राज्य प्रशासन में कोई लेखक का कार्य करता था, तो उसको दिया जाने वाला कर रंतगली कर कहलाता था। 31वां यहाँ पे कनक सोने को कहते हैं। तो सोका व्यापारियों से स्वर्ण धूलि के रूप में लिया जाने वाला कर, उसको क्या कहते थे? कनक कर कहते हैं। स्वर्ण धूलि, ठीक है, सोने पर लिया जाने वाला कर कनक कर। 32वां कर यहाँ पे छिलपति अधूल। तो बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर। बरसात में अगर सड़कें क्या हो गई है, टूट फूट गई है, तो उनकी मरम्मत के लिए कौन सा कर लिया जाता था दोस्तों? छिलपति अधूल कर। 33वां कर यहाँ पे मिझारी कर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कामगारों से लिया जाने वाला कर, इसको कहते हैं मिझारी कर। 34वां है खेनी कपीलनी, बेगार देना, ठीक है, बेगार देना उस समय क्या कहलाता? खेनी कपीलनी भी इसको कहते हैं। 35वां है घोड़ियाल कर, यानी जो राज्य प्रशासन या जो राजा के घोड़े होते थे, उनकी सेवाओं के लिए, घोड़ों के लिए देने वाला जो दिया जाने वाला जो कर होता है उसको घोड़ियाल कर के नाम से जानते हैं। और बकरियाल कर, यानी बकरों के लिए दिया जाने वाला कर। तो ये प्रमुख कर थे यहाँ पे 36 कर मैंने आपको बताए, और कुछ इंपॉर्टेंट अन्य कर भी थे। तो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वहां पे ये सभी कर यहाँ पे आपको बता दिए हैं, और इससे संबंधित कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो चंद राजों से संबंध के लिए ये मैं आपको वैसे पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे ये बात हम करते हैं कि ये कहाँ स्थित है। राजभोंगा किला चंपावत में है, खगमरा किला अल्मोड़ा में है, लाल मंडी किला ये भी आपका अल्मोड़ा में है, और मल्ला महल ये भी आपका अल्मोड़ा में है, क्योंकि अल्मोड़ा तो राजधानी थी विशेषकर, मतलब बाद में जो राजधानी इनकी चंद्र राजवंश की वो कहाँ रही, अल्मोड़ा रही, पहले चंपावती। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है चंद्र राजवंश, और इसका आपको डिटेल्स नोट्स मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे आप डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। वैसे वीडियो में आपको काफी डिटेल्स में यहाँ पे हर चीज डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ बताई जाती है, ताकि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन छूट ना सके। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो के बारे में जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो सीरीज को लाइक, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं दोस्तों, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।